बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। कुछ करैक्टरिस्टिक्स तो हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान पाए जाते हैं। होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी पर मुश्तमिल होते हैं। होस्ट में बीमारियां काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं और बहुत इनका साइज़ छोटा होता है क्योंकि ये पोर्सलिन फ़िल्टर से गुजर जाते हैं जिनमें से बैक्टीरिया भी नहीं गुजरते। तो इनकी मज़ीद करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, इन्फेक्शन भी काज करते हैं, स्मॉल भी होते हैं, पहले ही हमें पता है। और जो है हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही ये नज़र आ सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये नज़र नहीं आते हैं। और इनकी रेंज की बात करें तो वो भी नैनोमीटर के अंदर होती है। जो उनके मैक्सिमम हमारे पास अगर बात करें तो पॉक्स वायरस जो है वो उसकी जो है इसकी जो साइज़ होता है जो सबसे बड़ा होता है हमारे पास 250 नैनोमीटर होता है। और इसी तरह हमारे पास पार्वो वायरस की बात करें वो हमारे पास सिर्फ 20 नैनोमीटर तक होता है। तो इनका जो सबसे बड़ा है पॉक्स वायरस, तो ये हमारे पास सबसे छोटे बैक्टीरिया के बराबर होता है जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। और आगे अगर हम बैक्टीरिया के साइज़ के साथ इसको कंपेयर करें तो ये तकरीबन 10 to 1000 टाइम जो है हमारे पास बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं। इसीलिए ये फ़िल्टर से जो है पोर्स फ़िल्टर से गुजर जाते हैं, उन फ़िल्टर्स के पोर से भी गुजर जाते हैं जिनसे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। आगे हमारे पास आर्टिफिशियल मीडिया में ये ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि इनको हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है और होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं। इनके पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती जिसके ज़रिए से ये अपने प्रोटीन और हमारे पास डीएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं या रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं। जिस तरह हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट करता है, मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, इस तरह वायरसेस की भी रेप्लिकेशन होती है और मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं। और इसलिए हम वायरस को ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। ओब्लिगेट मतलब ये है कि ये इंट्रासेलुलर के अलावा रह ही नहीं सकता, फैकल्टेटिव नहीं है ये। तो इसलिए हमारे पास ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी होता है। मेटाबॉलिक मशीनरी इसकी नहीं होती और न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के लिए भी दूसरों पे इन्हिसार करता है। और हमारे पास जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहा होता है तो उस दौरान बीमारियां भी काज करता है, डिजीज़ भी काज करता है। और इसकी एक और अहम खसूसियत ये है कि जिस तरह हमारे बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, तो वायरस को जो है कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन नहीं दे सकते क्योंकि वो इनसे हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं। इन वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा। आगे हम स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर इसका जो मैच्योर, इसको हम पार्टिकल इन्फेक्शियस पार्टिकल, क्योंकि सेल नहीं होता तो इसलिए इसको हम पार्टिकल कहेंगे। तो मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल को हम वायरॉन कहते हैं। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सेंटर में जो है जेनेटिक मटेरियल होता है जो या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। जिसके अंदर डीएनए होता है उसको डीएनए वायरस और जिसके अंदर आरएनए होता है उसको आरएनए वायरस कहते हैं। और ऊपर हमारे पास प्रोटीन का कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। ये कैप्सिड हमारे पास प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है जो कि प्रोटीन के कई सब यूनिट और कई मोनोमर पर मुश्तमिल होता है जिसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। तो कैप्सोमर्स हर एक वायरस के अपने अपने और मखसूस किस्म के कैप्सोमर्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हर्पीस वायरस की, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स काज करता है, उसके 162 कैप्सोमर्स हैं। और इसी तरह एडिनो वायरस की बात करें तो उसके अंदर, उसके कैप्सिड के अंदर हमारे पास 252 हमारे पास कैप्सोमर्स हैं। तो ये सब हमारे पास कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड के कम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोक एसिड भी कहते हैं। और कुछ की बात करें, कुछ जो हमारे पास वायरस होते हैं उनके ऊपर ये न्यूक्लिक कैप्सिड के ऊपर एक और हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जो कि होस्ट से डिराइव होती है। मतलब जब ये होस्ट के अंदर जाते हैं तो होस्ट की मेम्ब्रेन भी उनके ऊपर आ जाती है। तो वो वाले वायरसेस जिनके ऊपर होस्ट की इन्वेलप भी होता है एक, उसको हम इन्वेलप्ड वायरसेस कहते हैं। और जिनके ऊपर ये इन्वेलप नहीं होता उनको हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। और एनिमल वायरसेस भी हो सकते हैं, प्लांट वायरसेस भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाले भी वायरसेस हो सकते हैं। एनिमल और प्लांट वायरसेस
जो है हमारे पास ये भी पॉलीहेड्रल हो सकते हैं, जिनके कई साइड्स होती हैं। हेलिकल हो सकते हैं जैसे स्पाइरल, और इन्वेलप्ड हो सकते हैं जिनके ऊपर होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है, या फिर कम्प्लेक्स किस्म के वायरसेस भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम बैक्टीरियोफेजेस की बात करें, बैक्टीरिया के वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और बैक्टीरिया की लाइसिस करवाते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब बैक्टीरिया से भी वायरसेस से महफूज नहीं है। तो ये हमारे पास दो स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमारे पास पाए जाते हैं, क्यूबिकल क्यूब फॉर्म में और हेलिकल सिमेट्री में। तो जनरल अपीयरेंस में क्यूबिकल जो है हमारे पास आइकोसाहेड्रल होता है, मतलब उसके आइकोसा मीन्स 20 हेड्रल फेसेस, तो इसके तकरीबन 20 फेसेस होते हैं। और हेलिकल हमारे पास आमतौर पर रॉड शेप होता है। और कुछ वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो हमारे पास आमतौर पर हेड और टेल पर मुश्तमिल होती है। हेड हमारे पास पॉलीहेड्रल होता है और हमारे पास टेल हमारे पास जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट और हेलिकल होती है और रॉड शेप होती है। और बाकी नीचे कुछ बैक्टीरियोफेजेस की अगर हम बात करें तो उनको भी दिखाइए। ये सारे हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस हैं। तो ये हमारे पास वैक्सीनिया वायरस, पैरामाइक्सो वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ओर्फ वायरस, रैप्डो वायरस, इवन कोलीफेज वायरस, टेल्ड फेज, इन्फ्लुएंजा वायरस, ट्यूब्यूलो वायरस, पोलियोमा वायरस और पिकोमा वायरस। इसी तरह अगर हम देखें तो बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था और किसने डिस्कवर किया था? तो बैक्टीरियोफेज वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, और इनको इंडिपेंडेंटली टवर्ट ने 1915 में डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट डी हैरल ने हमारे पास 1917 में इनको डिस्कवर किया था। टवर्ट की बात करें तो उसने देखा कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ होती हैं वो सम टाइम लाइसिस का शिकार होती हैं, जो डिज़ोल्व हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये लाइसिस एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो ये लाइसिस को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करवा सकते हैं। और इसी तरह जो भी जितने भी डाइल्यूटेड कॉलोनी है और ये एलियन जितना भी है, ये एक जगह से दूसरी जगह और एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी पे ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन अगर हम इनको हीट करें, फिल्टर करें, इन कॉलोनीज़ को हम हीट दें, और तो हीटिंग के ज़रिए से इनकी लाइटिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह उसने कहा कि जो भी हमारे पास लाइसिस का ज़िम्मेदार है वो वायरसेस है, और ज़्यादा टेम्परेचर में हमारे पास वायरसेस इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो डी हैरल ने फिर जो है ना इस दोबारा फिनोमिना को डिस्कवर किया, लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया को, और 1917 में उसने जो है बैक्टीरियोफेज की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका मतलब है बैक्टीरिया, एंड फेज मतलब फेगी पढ़ चुके हैं कि ईटर, बैक्टीरिया ईटर। इसी तरह हमारे पास वायरसेस सबसे सिंपल एंटिटी नहीं है, इससे कम एंटिटीज़ भी हमारे पास डिस्कवर्ड हो रही हैं। जैसे अगर हमारे पास सिर्फ हमारे पास अगर पाया जाए जेनेटिक मटीरियल, जैसे उनको हम वायरोइड्स कहते हैं। इस तरह मच्योर इन्फेक्शियस वायरस को हम वायरोन कहते हैं, तो इनको हम वायरोइड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रोटीन भी होती हैं जो रिसेंटली डिस्कवर हुई हैं, और हमारे पास इन्फेक्शियस हैं जिनको हम प्रायोन्स कहते हैं। ये सिर्फ हमारे पास प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं, और कोई इनके पास जेनेटिक मटीरियल नहीं होता, फिर भी अपनी रेप्लिकेशन कर सकती हैं। और दूसरे सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पर। और इनकी बात करें तो ये हमारे पास मैड काउ इन्फेक्शन काज करवाती हैं काउ के अंदर, और ह्यूमन के अंदर ब्रेन इन्फेक्शन काज करवाती हैं। ये इंसेफेलोपैथी ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी काज करवाती हैं। और इसी तरह शीप के अंदर सकारपी डिजीज़ भी ये काज करवाती हैं, और ह्यूमन के अंदर क्रोट्ज़फेल्ड जैकब डिज़ीज़ और इस किस्म की स्पॉन्जिफॉर्म डिज़ीज़ हमारे पास ये काज करवाती हैं। और इनके ज़रिए से प्रोटीन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनमें तब्दीली आती है, और वो जब तब्दीली आती है तो वो तब्दील शुदा प्रोटीन आगे मज़ीद प्रोटीन को भी तब्दील करती है। जैसे हमारे पास अल्फ़ा सब यूनिट है, तो नॉर्मली हमारे अगर वो बीटा में तब्दील हो गया है तो बीटा सब यूनिट आगे फिर मज़ीद अल्फ़ा सब यूनिट को बीटा में तब्दील कर देगा।